हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल, यानी कि ये बी पॉइंट है। पर्सनल इंटरव्यू के बाद एक सेकेंड पॉइंट और आया था, वो था हमारा इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स। इसके दो पॉइंट थे, मेलिंग क्वेश्चनेयर सर्वेज एंड न्यूमरेटर मेथड। तो अब हमको ये दो पॉइंट कवर करने हैं डीपली, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब इसमें सबसे पहले आता है मेलिंग क्वेश्चनेयर्स, यानी कि आप क्वेश्चंस लिखो, पूरे के सारे क्वेश्चंस बनाओ। आपको जिससे भी रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनाओ और फिर वो आप मेल कर दो अपने रिस्पोंडेंट्स को। और इन क्वेश्चनेयर्स के साथ साथ आप एक लेटर भी मेल करो जिसमें आप ये अश्योरिटी दो कि जो डाटा है वो हम सीक्रेट रखेंगे, वो हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनेयर्स आर मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट को मेल किया जाएगा एक क्वेश्चन। A letter is attached with the questionnaire giving the purpose of inquiry, कि एक लेटर अटैच होगा, उसमें लिखा होगा कि ये इंक्वायरी का पर्पस क्या है, कि क्यों हम ये क्वेश्चनेयर आपको भेज रहे हैं। It is also assured that the information would be kept secret, और ये अश्योरिटी भी दी जाएगी कि जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे वो सीक्रेट रखी जाएगी, किसी और को नहीं दी जाएगी। The respondent note the answer against the questions and return the completed questionnaire to the investigator। तो जो रिस्पोंडेंट है वो क्वेश्चंस पढ़ेगा, उनके आंसर्स देगा और इन्वेस्टिगेटर को आंसर्स मेल कर देगा। अगला सुटेबिलिटी क्या है, कि जब एरिया जो होगा वो बहुत वाइड होगा वहां ये यूज होगा, और जब रिस्पोंडेंट जो होगा वो एजुकेटेड होगा, मतलब वो पढ़ सके इतना कि मेल का रिप्लाई कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब वो इतना एजुकेटेड होगा तभी ये सुटेबल होगा। मेरिट्स क्या क्या है, फायदे क्या क्या है इसके, कि इकोनॉमिकल है, कि ना आपका ज्यादा टाइम लग रहा है, ना मनी लग रही है, ना एफर्ट लग रही है। ओरिजिनल डाटा आपको मिलेगा क्योंकि आपने डायरेक्ट रिस्पोंडेंट को मेल किया है। वाइड कवरेज होगी, ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। आगे है हमारे डीमेरिट्स, यानी नुकसान क्या क्या। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अब आप खुद सोचो कि आपको कितने मेल आते होंगे दिन भर में कि ये सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है, क्या आप उनका रिप्लाई देते हो? तो इसमें इंटरेस्ट कम रहता है रिस्पोंडेंट का और वो रिप्लाई नहीं देता क्वेश्चनेयर का, जिसकी वजह से हम डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते। फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर से नहीं देते हैं रिस्पोंडेंट्स, जिसकी वजह से हम वो बार बार क्वेश्चनेयर तो चेंज नहीं कर सकते। हम वो क्वेश्चनेयर बिल्कुल एक बार सेंड कर चुके तो हम वो चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स रह जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, जिसमें डाटा में फिर दिक्कत आती है डाटा कलेक्ट करने में और कंक्लूजन फाइंड करने में। लिमिटेड यूज रहता है, यानी कि सिर्फ एजुकेटेड लोग ही इसका आंसर दे सकते हैं, अनएजुकेटेड लोग नहीं दे सकते हैं। बायसनेस हो सकती है, अगर रिस्पोंडेंट बायस है तो यानी जो वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो भी बायस होगी, वो हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दे अपनी, जिसकी वजह से एक्यूरेसी जो है वो भी कम होती है, यानी शुद्धता भी कम होती है उस डाटा में। सेकेंड आता है हमारा न्यूमरेटर्स मेथड, और ये बी पॉइंट का लास्ट पार्ट है, सेकेंड पॉइंट न्यूमरेटर्स मेथड। बी पॉइंट क्या था, भूल गए होंगे। बी पॉइंट था इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल। इसके दो पॉइंट थे, मेलिंग क्वेश्चनेयर्स और न्यूमरेटर मेथड। तो अब हम न्यूमरेटर मेथड करने जा रहे हैं। न्यूमरेटर मेथड में क्या होता है कि एक न्यूमरेटर को अपॉइंट किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो एक न्यूमरेटर को अपॉइंट करता है, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चनेयर बनाता है। ये क्वेश्चनेयर बनाएगा जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं, और ये जाएगा रिस्पोंडेंट के पास पर्सनली जाएगा, डाटा कलेक्ट करेगा और उस शेड्यूल को यानी उन क्वेश्चंस को खुद फिल करेगा। अगर बाय चांस जो रिस्पोंडेंट है वो अनएजुकेटेड है तो ये खुद क्वेश्चंस पढ़ेगा और उनको खुद फिल करेगा। तो अंडर दिस मेथड क्वेश्चनेयर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चनेयर जो बनाया जाएगा वो इंक्वायरी के पर्पस से बनाया जाएगा। द न्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द रिस्पोंडेंट। न्यूमरेटर जो होगा वो रिस्पोंडेंट को खुद अप्रोच करेगा क्वेश्चनेयर्स के साथ। द क्वेश्चनेयर विच आर फिल्ड बाय द न्यूमरेटर हिमसेल्फ देमसेल्व्स बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल। जो न्यूमरेटर क्वेश्चंस उसमें पुट करेगा उसको शेड्यूल्स बोलते हैं।
Thus, under this method, the numerator himself fill the schedule after seeking information from the respondent. Respondent से क्वेश्चन पूछने के बाद जो भी आंसर देगा respondent, numerator वो खुद fill करेगा उस schedule में. Numerator are those person who help the investigators in collecting the data. Numerator कौन होते हैं? जो investigator की help करते हैं collecting data को collect करने के लिए. The numerator are given training to fill the schedules and put the questions intelligently to obtain accurate information. Numerators को proper training दी जाती है schedules यानी questionnaires बनाने के लिए. अब suitability कहाँ होती है इसकी? फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज. जहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो फील्ड है वो लार्ज है. द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर, जिसके लिए हमें एक स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर चाहिए हो. ऐसी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हो जहाँ हमें स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर चाहिए हो. और जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको जानकारी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की और कल्चरल नॉर्म्स की, रिस्पोंडेंट के कल्चरल हैबिट्स की, रिस्पोंडेंट्स के. मेरिट्स क्या क्या है? वाइड कवरेज यानी बड़ा एरिया हम कवर कर सकते हैं. एक्यूरेसी होती है, पर्सनल कांटेक्ट होता है इसमें, और इम्पार्शियल होता है. न्यूमरेटर तो नहीं जानता उनको, तो इम्पार्शियल होता है. न्यूमरेटर अपने फायदे के लिए तो डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें इम्पार्शियलिटी होती है और कंप्लीटनेस होती है. पूरा क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं. डीमेरिट्स क्या क्या है? एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आपको इसमें न्यूमरेटर को हायर करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. ठीक है, न्यूमरेटर की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. कई बार न्यूमरेटर जो होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं. टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि न्यूमरेटर एक एक के घर के पास जाएगा, पहले तो उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर वो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा. नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, मतलब ऐसे जो डाटा होते हैं जनरली गवर्नमेंट द्वारा यूज किए जाते हैं. मतलब कि न्यूमरेटर मेथड गवर्नमेंट द्वारा यूज किया जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. पार्शियलिटी हो सकती है अगर न्यूमरेटर पार्शियल निकला तो. नेक्स्ट टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटी, कि हम क्वेश्चनेयर और शेड्यूल्स को बनाते कैसे, उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए. सबसे पहले क्वालिटी क्या होती है एक अच्छे क्वेश्चनेयर की? पहली क्वालिटी है कि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो लिमिटेड होने चाहिए. लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनेयर शुड बी एज लिमिटेड एज पॉसिबल, कि जो उसमें क्वेश्चंस होंगे वो लिमिटेड होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे होने चाहिए. क्वेश्चन शुड बी ओनली रिलेटिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, और जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो सिर्फ जो हमें इंक्वायरी का पर्पस है वैसे ही क्वेश्चन होने चाहिए. सिंप्लिसिटी होनी चाहिए यानी सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए. मैथमेटिकल क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए हमें. ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिनकी लैंग्वेज हमें समझ में आए. लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल होनी चाहिए, ल्यूसिड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए. क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए. यानी कि आपने पहले पूछ लिया आर यू मैरिड, नहीं सॉरी, आपने पूछ लिया हाउ मेनी सन्स यू हैव, फिर आप पूछ रहे हो आर यू मैरिड, तो ये क्वेश्चन का जो पैटर्न बना ना ये सही नहीं बना, इसके लिए आपको मार भी पड़ सकते हैं. तो क्वेश्चन का जो ऑर्डर है ना वो करेक्ट होना चाहिए. नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन नहीं होने चाहिए. जिसकी हमें जरूरत है वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए. अनडिजायरेबल क्वेश्चंस या फिर या बोल सकते हैं कि पर्सनल क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए. द क्वेश्चन शुड नॉट बी ऑफेंड द रिस्पोंडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो रिस्पोंडेंट को ऑफेंड कर दे. नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होने चाहिए. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी हो जाए. कैलकुलेशन जो वर्क होता है, अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपने रखे हैं तो रिस्पोंडेंट को अवॉइड करने चाहिए. मतलब रिस्पोंडेंट से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को खुद वो कैलकुलेशन करनी चाहिए. क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड. इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ डू द कैलकुलेशन जॉब. प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, ये क्या होता है? कुछ क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ऑन ट्रायल बेसिस. ऐसे कुछ क्वेश्चन होने चाहिए जो ट्रायल बेसिस पे पूछे जा रहे हैं रिस्पोंडेंट से. अगर उनके आंसर देने में डिफिकल्टी आ रही हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम दोबारा रीफ्रेम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या कुछ अलग क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं. तो ऐसी टेस्टिंग को हम बोलते हैं टेक्निकली, सच टेस्टिंग इज टेक्निकली कॉल्ड पायलट सर्वे. इसको हम बोलते हैं पायलट सर्वे. इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए पूरी
मतलब शुरू में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं या एंड में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इस तरीके से आपको ये क्वेश्चनियर पूरा फिल करना है, तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जिसकी की क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। सच क्वेश्चंस में बी आस्क्ड व्हिच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, कि मतलब भरने के बाद रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अब उसको आंसर को रिटर्न कर दो। रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू द रिटर्न द क्वेश्चनियर, कि अब आपने फिल कर दिया तो क्वेश्चनियर हमको रिटर्न कर दो। द रिस्पोंडेंट मस्ट बी एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय हिम विल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, और हमें रिस्पोंडेंट को एश्योरिटी देनी चाहिए कि जो भी उन्होंने हमें क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड किए हैं वो हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, यानी कि वो हम लीक नहीं करेंगे उनके आंसर्स को। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है? सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिनका आंसर हमें यस और नो में मिल जाए, राइट और रॉन्ग में मिल जाए, गुड और बैड में मिल जाए। जैसे कि डू यू हैव अ कार, तो सीधे इंसान बोलेगा यस या फिर बोलेगा नो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछने चाहिए जहां पे वेरियस पॉसिबिलिटी होती है किसी भी आंसर की। जैसे कि व्हाट इज योर मोड ऑफ कन्वीनियंस फ्रॉम योर होम टू कॉलेज, कि आप होम से लेके कॉलेज तक कैसे जाते हो सकता है कि पैदल जाता हो सकता है साइकिल से जाता हो सकता है बस से जाता हो सकता है स्कूटर से जाता हो। तो अगर वो बोल दे कि साइकिल, तो साइकिल पे टिक कर देना, बाकी सब खाली छोड़ देना। अगला है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जैसे कि इन विच क्लास डू यू रीड, ओनली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू सच क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें कि हम व्यूज पूछे रिस्पोंडेंट के, जैसे कि हाउ कैन प्राइजेस इन इंडिया बी कंट्रोल्ड। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें स्पेसिफिक इशू पे रिस्पोंडेंट के व्यूज को पता चल सके। अगला पॉइंट है सी पॉइंट, यानी कि एक मिनट, हाँ, प्राइमरी सोर्स का तीसरा पॉइंट, प्राइमरी सोर्स का डाटा कलेक्शन का तीसरा पॉइंट है ये टेलीफोनिक इंटरव्यू। According to this mode of data collection, the investigator seeks the desired information from the respondent over the telephone। कि इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, सीधे फोन घुमाएगा रिस्पोंडेंट को और वहां से डाटा कलेक्ट कर लेगा, पूछ लेगा। आपको भी कई बार फोन आते होंगे कि ये सर्वे के रिगार्डिंग हमने फोन किया है, आप हमें बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपसे 2-4 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ऐसे फोन करके वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या क्या है? ओरिजिनल होता है, एक्यूरेसी होती है, रिलायबल होता है और इकोनॉमिकल होता है। ओरिजिनल होगा कि आपने खुद बात करी, एक्यूरेसी भी, शुद्धता भी होगी क्योंकि आपने खुद बात करी, रिलायबिलिटी होगी, आप विश्वास कर सकते हो कि आपने खुद ने डाटा कलेक्ट किया। इकोनॉमिकल होगा कि आपका टाइम, मनी और एफर्ट कम लगेगा क्योंकि आपने सिर्फ फोन किया, आप खुद मिलने नहीं गए। डिमेरिट्स क्या क्या है? वही पर्सनल बायस हो सकता है। लिमिटेड एक्सेस, मतलब लिमिटेड एक्सेस है इसमें। दिस मेथड हैज लिमिटेड एक्सेस टू द रिस्पोंडेंट इन अ सिचुएशन व्हेन सम रिस्पोंडेंट मे नॉट ओन टेलीफोन्स, कि कुछ लोगों के पास टेलीफोन्स ही नहीं है तो आप उनसे डाटा कलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो लिमिटेड एक्सेस होता है इसमें। चलो अब थर्ड पॉइंट शुरू करते हैं हमारा, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, कि सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो था हमारा वो था कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, यानी कि प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं वो हमने कौन कौन से तरीके थे, कुछ बच्चे भूल गए होंगे तो मैं याद दिला देती हूँ उनका। पहला तरीका था पर्सनल इंटरव्यू, कि आप पर्सनल इंटरव्यू करो। दूसरा तरीका था इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनियर, कि आप क्वेश्चनियर भेजो, उसके अलग अलग तरीके थे। तीसरा था हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू, कि फोन पे बात करके इंटरव्यू ले लो। तो ये 3 तरीके थे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब हमें तरीके देखने हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के लिए, कि हम सेकेंडरी डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो हम कैसे करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास 2 तरीके हैं, एक पब्लिश सोर्सेस, जो हम पब्लिश सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करते हैं, दूसरा था अनपब्लिश्ड सोर्सेस, की जो हम अनपब्लिश्ड सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करते हैं। चलो सबसे पहले आता है पब्लिश्ड सोर्सेस, की पब्लिश्ड सोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे पास। तो ये बहुत सारे हैं और सबका काम जनरली एक ही है, बस आपको सबके नाम याद करने हैं किसी तरीके से। तो सबसे पहला आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस यानी कि बहुत सारे, हमारी जो गवर्नमेंट है यानी मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मिनिस्टर जो होते हैं हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के, वो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डाटा
पब्लिश करते रहते हैं। एज दीज आर पब्लिश बाय द गवर्नमेंट डाटा आर फेयरली रिलायबल, और जो ये डाटा पब्लिश करते हैं ये गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसलिए ये रिलायबल भी होता है। तो पहला पब्लिश सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, जो हमारी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है जो हमें डाटा प्रोवाइड करती है। अगला आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट बॉडीज यानी कि म्युनिसिपैलिटीज और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स जो होते हैं, पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन। ये भी हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ एंड डेथ रेट जो भी होती है। दीज डाटा आर ऑल्सो फेयरली रिलायबल एंड यूजफुल। तो इन सब चीजों से रिलेटेड ये हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं, और ये जो डाटा होता है ये भी रिलायबल होता है और यूजफुल होता है। तो पहला गवर्नमेंट पब्लिकेशन था, दूसरा है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब आता है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। कुछ कमेटी और कमीशंस होती हैं, कमिटीज एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखी है। ऑल्सो फर्निश अ लॉट ऑफ स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट। तो ये भी बहुत सारी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बनाती रहती हैं अपनी रिपोर्ट्स में। फाइनेंस कमीशन हो गया, मोनोपोलीज कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, ये सब कुछ कमीशंस हैं जो कि हमें स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहती हैं। अगला आता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। Some of the big trade association through their statistical and research divisions, कुछ बड़ी बड़ी जो ट्रेड एसोसिएशंस होती है वो जो रिसर्च वर्क करती हैं, कलेक्ट एंड पब्लिश डाटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। वो डाटा कलेक्ट करती हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल शुगर मिल्स एसोसिएशन पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल इन इंडिया। जो शुगर मिल एसोसिएशन है वो जो शुगर मिल्स है इंडिया में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती रहती है। तो ट्रेड एसोसिएशंस भी अपने ट्रेड से रिलेटेड डाटा हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। अगला आ गया पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो जो रिसर्च वर्क करते हैं उसके लिए जो वो डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पब्लिश इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटी इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एज अ रेगुलर फीचर। ये रेगुलरली कोई ना कोई डाटा हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। अब कुछ जर्नल्स और पेपर्स होते हैं, मैनी न्यूज़पेपर जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, और कुछ मैगजीन जैसे कॉमर्स, फैक्ट्स फॉर यू, ये भी हमें टाइम टू टाइम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं ऑल्सो समटाइम पब्लिश देयर रिसर्च वर्क कंटेनिंग सम यूजफुल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। जो रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं वो भी कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। लास्ट है हमारा इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कि यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, फॉरेन गवर्नमेंट्स, ILO, ये सब चीजें जो हैं ये भी बहुत सारा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हमें अपनी रिपोर्ट के द्वारा जो भी ये डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी ये रिसर्च वर्क करते हैं वो हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। और ये सब हम सेकेंडरी डाटा के लिए यूज करते हैं क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने डाटा कलेक्ट किया, इन्होंने पब्लिश किया और ये हमने सेकेंडरी डाटा के लिए प्रोवाइड कर दिया। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा अनपब्लिश्ड सोर्सेस। ऐसे सोर्सेज जो पब्लिश नहीं किए गए हैं। There are some unpublished secondary data as well. कुछ unpublished secondary data भी होते हैं। These data are collected by the government organization and others. ये government organization या फिर कुछ और लोग इनको collect कर लेते हैं generally for their self use, अपने self use के लिए या फिर office record के लिए। These data are not published. इनको publish नहीं किया जाता है। These unpublished numerical information may however be used as secondary data, और इस इंफॉर्मेशन को हम सेकेंडरी डाटा के लिए यूज कर सकते हैं। तो अनपब्लिश सोर्सेज वो हो गए जो पब्लिश नहीं किए गए हैं, और बाकी सारे जो हमने पढ़े हैं अभी वो सारे थे हमारे पब्लिश्ड सोर्सेज। तो अब आते हैं हमारे प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा की। जब हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करेंगे तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमारे माइंड में रखने हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। पहली चीज आती है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी डाटा यानी आपने कहीं और से डाटा कलेक्ट किया है ना, सेकेंडरी डाटा यानी किसी और से
पब्लिश सोर्सेज से या अनपब्लिश सोर्सेज से आपने डाटा कलेक्ट किया, तो आपको सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी चेक करनी है। One should check the ability of the organization which initially collected the data, उसकी ability, डाटा कलेक्ट करने की एबिलिटी चेक करनी है। द डाटा शुड बी यूज ओनली इफ इट इज कलेक्टेड बाय एबल, एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर। आपको डाटा तभी यूज करना चाहिए वो वाला अगर वो किसी एक्सपीरियंस्ड या इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है। तो आपको सबसे पहले एबिलिटी चेक करनी है ऑर्गेनाइजेशन की डाटा कलेक्ट करने की। दूसरा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, आपको देखना है कि वो डाटा कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था और उसका स्कोप क्या था। वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डाटा एज वेल एज द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव दूसरा हो, उसका ऑब्जेक्टिव दूसरा हो, तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव भी चेक करना चाहिए कि उसका डाटा कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव, यानी उसका जो आपका डाटा कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मदर डेयरी की आइसक्रीम कितने लोग खाते हैं, तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव भी देखना है। हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव दूसरा, उसका हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव हो कि वाडीलाल की आइसक्रीम कौन कौन खाता है, तो ऑब्जेक्टिव चेक करना है। मेथड ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन भी आपको चेक करना है कि उसका क्या था, उसका पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था, यानी कि उसका प्राइमरी सोर्स था या सेकेंडरी सोर्स था, उसका कौन सा सोर्स था, आपको उसका भी मेथड चेक करना है। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो बी नोटेड। द मेथड अडॉप्टेड मस्ट मैच द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के नेचर को मैच करना चाहिए मेथड। फोर्थ पॉइंट आता है टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, कि उसने किस टाइम और किस कंडीशन पे वो डाटा कलेक्ट किया। मान लो लड़ाई हो रही है, वॉर टाइम चल रहा है और उस टाइम उसने डाटा कलेक्ट किया, तो वो डाटा अलग आएगा पीस टाइम पे जब आप डाटा कलेक्ट करने जाओगे उससे। तो टाइम और कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी कि उसने किस टाइम पर वो डाटा कलेक्ट किया था। अगला आता है यूनिट, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, कि जो उसने डाटा कलेक्ट किया तो उसकी यूनिट क्या थी मेजरमेंट की। कलेक्शन ऑफ डाटा के टाइम पे उसने किस यूनिट पे, किस तरीके से उसने स्टडी करी, किस तरीके से उसने वो डाटा कलेक्ट किया, और आपको फिर अपने हिसाब से, आपकी यूनिट के हिसाब से वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, पहले ही करना पड़ेगा, बाद में नहीं कर सकते। दूसरा, एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी आपको उसके डाटा की कि कितनी एक्यूरेसी थी। अब कुछ दो इम्पोर्टेंट सोर्सेस है सेकेंडरी डाटा के, जहां से हमें सेकेंडरी डाटा मिलता है, अनपब्लिश सोर्सेज भी हम इनको बोल सकते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया है और दूसरा है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, यानी NSSO। इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म आपको MCQs में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो ये दो तरीके हैं। सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है, जो हमें इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी, लिटरेसी रेट से भी रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो सेंसस ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करता है। सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डेवलप्ड पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन है। इट इज पब्लिश बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये पब्लिश कौन करता है, रजिस्ट्रार जनरल जो होता है और जो सेंसस कमिश्नर होता है इंडिया का, वो ये इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं। इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। इट रिलेट्स टू पॉपुलेशन साइज एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया। पॉपुलेशन साइज के बारे में हमें बताएगा और जो भी इंडिया में डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें सेंसस ऑफ इंडिया देगा। Broadly, it includes statistical information on the following parameter. इन पैरामीटर्स पे ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, की इंडिया की क्या साइज है पॉपुलेशन का, कितनी पॉपुलेशन है और किस ग्रोथ रेट से वो इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, मतलब आइडिया लगा लेगा कि अगले 10 साल में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताएगा, सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बताएगा, मेल फीमेल। लिटरेसी रेट बताएगा कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं। और सेकंड आता है हमारा रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। ये हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, दोनों रूरल एरिया की भी और अर्बन एरिया की भी, यानी पूरे प्रॉपर इंडिया की। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट रेगुलर सैंपल सर्वे टू कलेक्ट बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट्स ऑफ द country.
ये रेगुलर बेसिस पे डाटा कलेक्ट करता है। ब्रॉडली रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO ऑफर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज। इन पैरामीटर्स पे हमें डाटा मिलता है, यानी लैंड एंड लाइफ स्टॉक ऑफ होल्डिंग्स की क्या लैंड की होल्डिंग्स है, हाउसिंग कंडीशन क्या है एक माइग्रेशन की, ठीक है, स्लम एरिया में कैसी हाउसिंग कंडीशंस है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है इंडिया में, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब उनके लेवल और पैटर्न के हिसाब से कि कितना कंज्यूमर एक एक्सपेंडिचर होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन कितना एक्सपेंडिचर करता है, उनकी कैटेगरी के हिसाब से बताता है कि रिच पीपल कितना करते हैं, पुअर कितना करते हैं और मिडिल क्लास कितना करते हैं। कैटेगरी के हिसाब से हमें कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बता देता है। सोर्सेस बता देता है कि हाउस होल्ड इनकम के क्या क्या सोर्सेस है, मतलब लोगों को इनकम कहाँ कहाँ से आती है, ये हमें कौन बताता है, NSSO। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलना मत। सॉरी।